Syllabus is one of the most important and key factor that you need to consider for your selection in any exam. अगर मैं आरबीआई ग्रेड बी की भी बात करूं तो जब तक आप सिलेबस नहीं समझ पाएंगे आप रेलेवेंट चीजें पढ़ ही नहीं पाएंगे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। लोग ना रीजनिंग की कोई भी स्टैंडर्ड बुक लेकर आते हैं और पढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब रीजनिंग की बुक में तो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे वेन डायग्राम होगा, मिरर होंगे, पेपर फोल्डिंग अनफोल्डिंग होगा। बट ये टॉपिक्स आरबीआई में तो आज तक कभी आए ही नहीं है। तो जब तक हम सिलेबस को नहीं जानेंगे तब तक हम रेलेवेंट पढ़ नहीं पाएंगे, और जब तक रेलेवेंट नहीं पढ़ पाएंगे हम एक अच्छी प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, और सिलेक्शन तो फिर बहुत दूर की बात है। तो इस वीडियो में मैं आपको फेज 1 का भी सिलेबस डिकोड करके बताऊंगा, प्रॉपर डिकोड करके। आपको 10 अलग वेबसाइट पे या 10 अलग यूट्यूब चैनल पे जाने की जरूरत नहीं है। एक ही वीडियो में पूरा सिलेबस डिकोड करके बताऊंगा, साथ में फेज 2 का भी बताऊंगा। ठीक है। तो काफी बार क्या होता है कि सिलेबस नोटिफिकेशन में दिया होता है बट आधा दिया होता है, पूरा नहीं दिया होता। तो वहां पे मैं आपको एक्चुअल सिलेबस बताऊंगा। तो ध्यान से सुनना, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा बट पूरी डिटेल मिल जाएगी अगर आप आरबीआई ग्रेड बी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और सिलेबस पे श्योर नहीं हो, या श्योर हो फिर भी देखो, क्योंकि काफी सरप्राइज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। शुरू करने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा, ये हमारी फ्री गाइड बुक है आरबीआई मैनेजर के लिए, जिसमें आप अपनी तैयारी शुरू करते हुए बहुत सारी चीजें पता कर सकते हैं। इसमें आपको जो मैं आपको वीडियो में बता रहा हूं वही टेक्स्ट फॉर्म में भी मिल जाएगा। डिकोडेड सिलेबस क्या है, पीवाईक्यूज मिल जाएंगे प्रीवियस 5 इयर्स के विद सॉल्यूशंस विद एनालिसिस कि कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आए, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर आप फ्री सोर्सेज ढूंढ रहे हो कि सर कौन सी सोर्सेज मेरे लिए बेस्ट रहेंगी, क्योंकि आरबीआई ग्रेड बी के लिए बेस्ट चुननी है, ऐसा नहीं कि क्वांट की बैंकिंग वाली किताब पढ़ ली। तो एक ट्रस्टेड सोर्सेज की लिस्ट भी आपको इस गाइड बुक में मिल जाएगी। आपको करना क्या है, बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करना है, अपने डिटेल्स शेयर करने हैं, और ये गाइड बुक आपको ईमेल पे या व्हाट्सएप पे आ जाएगी। इसको जरूर पढ़ना, आधा घंटा लगेगा बट एक पूरी क्लैरिटी हो जाएगी आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के लिए। अब जैसा मैंने शुरुआत में भी बोला था, काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि सिलेबस तो नोटिफिकेशन में ही दिया होता है, हम सिलेबस को डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले फेज 1 की बात करता हूँ, फेज 2 पे बात पे आऊंगा। फेज 1 का ये पैटर्न दिया हुआ है कि ये आपका पैटर्न है जी, ये 4 सेक्शन आएंगे, ठीक है, 120 मिनट्स होंगे। बट कहीं पे भी सिलेबस तो दिया ही नहीं हुआ। क्या आप यहाँ पे कहीं पे सिलेबस देख सकते हैं? सिलेबस का नामो निशान नहीं है इन चारों सब्जेक्ट्स के सिलेबस का। तो अब काफी बच्चे ये भी सोचेंगे कि सर ठीक है सिलेबस नहीं दिया हुआ है बट क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश ये तो और बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं, सब्जेक्ट तो वही है ना, इनकी कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठाएंगे और सिलेबस कवर कर लेंगे। ये भी एक थॉट हो सकता है, बट मैंने शुरू में भी बताया था। आपको क्या लगता है सिर्फ एफर्ट मारने से सिलेक्शन हो जाएगा? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, सिर्फ एफर्ट मारने से सिलेक्शन हो जाता है? नहीं, डायरेक्टेड एफर्ट। डायरेक्टेड एफर्ट मतलब फोकस्ड एफर्ट, मतलब रेलेवेंट एफर्ट, तभी सिलेक्शन होगा। सिर्फ पढ़े जा रहे हैं, जो चीज एग्जाम में पूछी नहीं जा रही है उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो डायरेक्टेड एफर्ट कैसे लगाया जाता है? एग्जाम रेलेवेंट पढ़ के। एग्जाम रेलेवेंट कैसे पढ़ते हैं? एग्जाम रेलेवेंट कैसे पढ़ते हैं जी, कौन बताएगा? एग्जाम रेलेवेंट पढ़ते हैं अगर हमें सिलेबस और पीवाईक्यूज की अच्छी खासी नॉलेज है। तो जो ये हम कह रहे हैं ना कि कोई भी स्टैंडर्ड बुक से हम पढ़ लेंगे, मैं आपको एग्जाम्पल दे चुका हूं, फिर दे रहा हूं। आप रीजनिंग की बुक उठा लो, उसमें कितने सारे टॉपिक्स होंगे, वेन डायग्राम, पेपर फोल्डिंग अनफोल्डिंग, मिरर इमेजेस, वो आपके आरबीआई एग्जाम में तो नहीं आते, इस बुक में जरूर मिलेंगे। तो बात वही आ गई ना कि एफर्ट लगाओगे इस बुक को पढ़ने में, बट क्या वो एफर्ट डायरेक्टेड होगा? क्या वो एफर्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा? नहीं होगा। तो सिलेबस नोटिफिकेशन में गिवन नहीं है, हमें जानना है एग्जैक्ट सिलेबस क्या है। सिलेबस स्टैंडर्ड बुक से भी नहीं पता लगेगा, क्योंकि आरबीआई में कुछ अलग तरह के टॉपिक्स आते हैं, कुछ अलग सेट ऑफ टॉपिक्स आते हैं, उसी से मुझे रेलेवेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो अब हम चारों पांचों सब्जेक्ट का सिलेबस जल्दी जल्दी एक बार देख लेते हैं, सो दैट यू गेट द क्लैरिटी। क्वांट में ये टॉपिक्स आते हैं जी आपके, मैं एक एक करके नहीं पढ़ूंगा, आप स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, सारे टॉपिक्स लिख लीजिए। ये सारे टॉपिक्स आपके क्वांट में आते हैं। मैं आपको बोलूंगा कि आप सारे टॉपिक्स मत पढ़िए। एग्जाम में 25 मिनट मिलते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं,
30 क्वेश्चन तो आप कर नहीं पाओगे, और कट ऑफ भी कितना 7.5 से 10 के बीच में जाता है। तो अगर हम 10 क्वेश्चन भी कर लेना काफ़ी होंगे, तो कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स कर लेना। ठीक है, तो मैं कुछ मार देता हूँ सेलेक्टेड टॉपिक्स आपके लिए यहाँ पे। ये टॉपिक्स जिनको मैं मार्क कर रहा हूँ ये आप कर लेना। ये 9 टॉपिक्स जो मैंने बताए इनको प्रायोरिटी पे कर लेना। पर ये सारा सिलेबस है जो आपकी स्क्रीन पे है, ये सारा सिलेबस है जो हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स को डिकोड, है ना, कि एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करके देखा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स को डिकोड करके हमने सिलेबस आपको दिया है। ये क्वांट का हो गया जी। अब रीजनिंग की बारी आती है। रीजनिंग में ये टॉपिक्स आते हैं जी आपके, इसमें से 30 नंबर के तो आपके पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट आएंगे 60 में से, और बाकी ये सारे टॉपिक्स मिला के आपके कुल 30 नंबर आएंगे, मतलब ये सारे। ठीक है, तो 30 ये और बाकी सारे 30, ये भी प्रीवियस ईयर पेपर से डिकोड करके हमने बनाए हैं। यहाँ पे आप सारे टॉपिक्स कर सकते हैं, नहीं तो जनरली व्हाट आई एडवाइस स्टूडेंट्स इज कि आप पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट छोड़ दो। वेटेज बहुत ज़्यादा है बट रिस्की है, क्योंकि एग्ज़ाम में पजल उठा लिया, नहीं हुआ, तो सपोज 15 मिनट लग गए, 15 मिनट में 0 नंबर आए, बचे कितने 30 मिनट, अब 30 मिनट में 20 नंबर लेने हैं, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो रीजनिंग में भी मुझे टारगेट तो 20 ही करने हैं ना, काफ़ी ऐसे कट ऑफ भी क्लियर हो जाएगा और ओवरऑल कट ऑफ के लिए भी ये सही है। तो वाई शुड आई बी रीडिंग एवरीथिंग एंड टेकिंग अ रिस्की अप्रोच जहां मैं पजल्स में भी घुस गया हूं। लेट मी डू अदर टॉपिक्स एंड लेट मी ट्राई टू स्कोर मोर ओवर देयर। नेक्स्ट इंग्लिश का जी, इंग्लिश के ये हैं जी। ठीक है, अब इंग्लिश में क्या है, एक स्किल रहती है हमारी और उसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं। मतलब अब टेंसेस हो गया, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, वर्ब्स, कंडीशनल सेंटेंसेस, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन ये स्किल है, ये आपको आने चाहिए। इसके बेस पे आप एरर स्पॉटिंग कर पाओगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर पाओगे, क्लोज टेस्ट कर पाओगे, रीअरेंजमेंट कर पाओगे, बट डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे। फिर एक कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी होती है कि आप पैराग्राफ पढ़कर चीज़ों को समझ पा रहे हो, उसके बेस पे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आ सकते हैं, पैरा जंबल्स आ सकते हैं, डबल फेलर्स आ सकते हैं। फिर वोकैबुलरी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहाँ से सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब्स आते हैं। तो यहाँ पे एक तरह से सिलेबस हो गया, और ये राइट हैंड साइड पे इसकी एप्लीकेशन होगी जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो सिर्फ ग्रामर नहीं पढ़नी है, उस टाइप के क्वेश्चंस भी करने हैं ताकि आपका उस पे हैंड्स ऑन हो जाए, एप्लीकेशन आ जाए आपको। जीए 80 क्वेश्चंस आते हैं जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा। अब जीए का डिकोडेड सिलेबस क्या है? सबसे पहले तो अगर आपने बैंकिंग, एसएससी या यूपीएससी के करंट अफेयर्स पढ़े हैं, बहुत अच्छे जी, बट वो करंट अफेयर्स आरबीआई के लिए सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि आरबीआई में अलग स्टाइल के करंट अफेयर्स आते हैं, अलग एरियाज के करंट अफेयर्स आते हैं। तो ये रिस्पेक्टिव एरियाज मैंने यहाँ दिए हैं, और ये इनकी वेटेज है, जितने जितने क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से आते हैं, जिसमें प्रायोरिटी 1 है जी आरबीआई नोटिफिकेशंस। ये आपके बैंकिंग यूपीएससी में नहीं आते हैं, तो आप इस पे लूज आउट कर जाएंगे अगर आप आरबीआई स्पेसिफिक करंट अफेयर्स नहीं पढ़ेंगे। प्रायोरिटी 2 है जी हमारी रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स क्या होती हैं? जैसे जो इंडेक्सेस होते हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस रिलीज करती हैं, पॉवर्टी इंडेक्स, लेबर इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, इस टाइप के इंडेक्सेस आते हैं उन टॉपिक्स पे जो आपके फेज 2 सिलेबस से रिलेटेड है। फिर फाइनेंस और ईएसआई करंट अफेयर्स प्रायोरिटी 3 है। यहाँ पे जो आपके फाइनेंस और ईएसआई के सिलेबस हैं उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स आते हैं। जैसे कि आपके फेज 2 में टॉपिक है डिजिटल पेमेंट्स, तो यूपीआई में कुछ भी चेंज होता है, कुछ नया फीचर आता है, वो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्कीम्स है जी हमारी प्रायोरिटी 4, गवर्नमेंट स्कीम्स, अगेन जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड हैं। जैसे कि सिलेबस में जेंडर इनइक्वालिटी है तो उससे रिलेटेड बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ स्कीम आ सकती है। हमारे टॉपिक में एम्प्लॉयमेंट टॉपिक है, सिलेबस में एम्प्लॉयमेंट टॉपिक है तो मनरेगा स्कीम आ सकती है। तो जो भी स्कीम्स आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं वो स्कीम्स आपको पढ़नी है जी। ठीक है जी। और ये
सारे करंट अफेयर्स जो आपको पढ़ने हैं ये आपको 3/5 रूल ऑफ, मतलब कितने मंथ के पढ़ने, ये तो एरियाज हो गए जो मैंने बताए। अब मैं 1 साल के तो नहीं पढ़ सकता। आप 5 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ लो प्रिसीडिंग योर एग्जाम। तो आपका अगर एग्जाम सपोज करो 18 अक्टूबर को है, तो आप 18 अक्टूबर से पहले जो लास्ट वीक पड़ता है, मतलब 11 अक्टूबर तक आप करंट अफेयर्स पढ़ लो। 11 अक्टूबर से पीछे 5 मंथ्स जाओ, मतलब 12 मई से 11 अक्टूबर तक के आप करंट अफेयर्स पढ़ लो। और अगर टाइम बहुत कम है तो 3 मंथ्स के पढ़ लो। फिर आप 12 जुलाई से 11 अक्टूबर पढ़ लो। बट 5 मंथ्स इज अ सेफर अप्रोच। ये थोड़ा रिस्कियर अप्रोच है, जिसमें हो सकता है कि अगर थोड़ा सा क्वेश्चंस इधर उधर हुए तो फिर आप मतलब यही रिग्रेट करेंगे कि मैं 5 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ लेता। और ये कुछ सोर्सेज हैं जहाँ से आप पढ़ सकते हो। मैं सिलेबस में सोर्सेज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसी चीज़ है कि अगर सोर्स नहीं बताऊंगा तो वो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, पता नहीं लगेगा मतलब क्या स्कोप है, कहाँ से पढ़ना है। तो स्कीम्स के लिए जी पीआईबी वेबसाइट, रिपोर्ट्स अगर गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हैं तो पीआईबी वेबसाइट, नहीं तो हिंदू न्यूज़पेपर। आरबीआई नोटिफिकेशंस आरबीआई वेबसाइट। फाइनेंस करंट अफेयर्स हैं जो हमारे, वो लाइव मिंट या बिजनेस स्टैंडर्ड, दोनों में से एक पढ़ लेना। ईएसआई करंट अफेयर हमारे हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी वेबसाइट दोनों से हो जाएंगे, ठीक है। और जो हमारा स्टैटिक क्वेश्चंस आते हैं वो तो हमारे फेज 2 के सिलेबस से आते हैं, तो उसके लिए कोई भी अलग सोर्स हमें पढ़नी नहीं है। तो या तो आप इन सोर्सेज को पढ़ लो, बट टू रीड फ्रॉम दीज सोर्सेज एंड फिल्टर योर न्यूज़, मेक योर नोट्स इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। नोट्स वगैरह बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो नॉर्मली आई सजेस्ट कि आप कंपाइल्ड मैगजीन्स पढ़ लो, किसी भी इंस्टीट्यूट की, किसी भी इंस्टीट्यूट की पढ़ लो यार, जो आपको अच्छी लग रही है। एडू टैब में भी हम देते हैं, 4 मैगजीन देते हैं। एक रिपोर्ट्स के लिए रहती है, एक आरबीआई नोटिफिकेशंस के लिए, एक स्कीम्स के लिए, और एक में हम जीए ईएसआई और फाइनेंस करंट अफेयर्स देते हैं। तो ये 4 मैगजीन्स रहती हैं। तो ये हम कंपाइल करते हैं, ऐसे और इंस्टीट्यूट्स भी कंपाइल करते हैं, जो आपको चाहिए वहां से ले सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जी फेज 1 का। अभी मैं आपको फेज 2 का सिलेबस भी बताऊंगा। फेज 1 आई होप क्लियर है। क्लियर है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि क्यों हमने ये सिलेबस डिस्कस किया, और क्या ये सिलेबस है आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, खास करके करंट अफेयर्स का। फेज 2 का सिलेबस हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? देखिए, नोटिफिकेशन में ही लिखा हुआ है कि ये सिर्फ इंडिकेटिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है। मतलब अगर फेज 2 में कोई उन्होंने एरिया लिखा हुआ है, डजेंट मीन के उसी एरिया में से आएगा या उसके बाहर आ ही नहीं सकता। ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जहां सिलेबस के बाहर क्वेश्चंस नहीं आ सकते। तो सबसे पहले हम एफएम डिस्कस करेंगे, ठीक है, फिर ईएसआई, फिर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। एफएम की बात करूं तो एफएम 2 सब्जेक्ट्स में बटा हुआ है, फाइनेंस और मैनेजमेंट। दोनों अराउंड 50-50 मार्क्स के आते हैं, टोटल पेपर 100 मार्क्स का है। मैनेजमेंट का अगर हम सिलेबस देखें तो यहाँ पे ये नोटिफिकेशन में आपके सिलेबस दिया हुआ है। आई हैव हाईलाइटेड इन येलो द रिस्पेक्टिव चैप्टर्स और हेड्स जिनको हम सिलेबस में मेन मेन चैप्टर्स मान सकते हैं। तो बेसिकली ये चैप्टर्स आपके बनेंगे जो मेन मेन चैप्टर्स हैं: मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, जर्नल मैनेजमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी एंड परसेप्शन, कॉन्फ्लिक्ट, चेंज एंड रीइंफोर्समेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एथिक्स। तो ये टोटल आप लगा लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टॉपिक है जी आपकी। और ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई 1 2 3 मैं मार्क नहीं करने वाला। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जी। मैनेजमेंट में 50 में से आपको 45 स्कोर टारगेट करना चाहिए, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, मैं बता रहा हूँ। और क्या ये सिलेबस 100% पूरा है? मैंने तो मेन टॉपिक्स बताए, और उन मेन टॉपिक्स के अंदर जो आगे डिटेल्स दी हैं, क्या वो सफिशिएंट है? अगर मैं मोटिवेशन पढ़ रहा हूं तो क्या मुझे मोटिवेशन के अंदर सिर्फ इतना ही पढ़ना है जो लिखा हुआ है? नहीं, ये हमें नहीं करना है। मैं उसका रीजन बताता हूं। आप अब मोटिवेशन के अंदर देखिए, उन्होंने लिखा है कंटेंट थ्योरीज। कंटेंट थ्योरीज के अंदर 4 थ्योरीज दी हैं: मैस्लो, एल्डरफर, मैक्लेलैंड, हर्सबर्ग। फिर प्रोसेस थ्योरीज लिखी हैं। प्रोसेस थ्योरीज के अंदर 2 थ्योरीज दी हैं, एडम्स और व्रूम्स। तो टोटल 6 थ्योरी दी है। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये।
जहां पे उन्होंने थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई ऑप्शन में डाला और यही आंसर था। अब थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई यहां आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, बट इस पे क्वेश्चन आया हुआ है क्योंकि ये अल्टीमेटली मोटिवेशन से रिलेटेड है। तो जब उन्होंने मोटिवेशन आपका टॉपिक डाल दिया कि ये पेपर में आ सकता है, तो उसके अंदर भले ही थ्योरी यहां नहीं लिखी हुई है तो हमें वो करनी है। हाँ, फर्स्ट प्रायोरिटी हम उस थ्योरी को दे सकते हैं जो मेरे उसमें मेंशन्ड है जी, जो मेरे नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है, वह बाकी थ्योरीज भी मुझे करनी चाहिए। ठीक है, और भी एग्जाम्पल है बट एक एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे जो मैं समझाना चाहता हूं। फिर बारी आती है जी फाइनेंस की। अब फाइनेंस का जो सिलेबस है वो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सारा स्टैटिक नहीं है। मैनेजमेंट में तो सारा स्टैटिक था, जो सिलेबस में दिया है वो कर लो, उसी में से आएगा। यहाँ पे करंट भी है। करंट का हम ये बोल सकते हैं कि इस एरिया से करंट अफेयर्स आएंगे, बट सिलेबस कुछ नहीं होता, करंट अफेयर्स तो बहुत वास्ट है। फाइनेंस में स्टैटिक और करंट का 50-50% वेटेज है। फाइनेंस का जो 50 नंबर का पेपर है, आई कैन डिवाइड दैट इनटू ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव, 25 मार्क्स ईच। ऑब्जेक्टिव में स्टैटिक और करंट का ऑलमोस्ट सेम वेटेज है, डिस्क्रिप्टिव में थोड़ा स्टैटिक का कम है, करंट का ज़्यादा है, बट सिंस हमने 50-50 मान के चला है तो आप ये समझिए कि ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों में 50-50% करंट और स्टैटिक आते हैं। अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं, ठीक है, स्टैटिक में ऑब्जेक्टिव पेपर भी आ रहा है, स्टैटिक में डिस्क्रिप्टिव पेपर भी आ रहा है, इसका क्या सिलेबस होगा? तो यही सिलेबस है जो उन्होंने दिया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। एक यूनिट उन्होंने फाइनेंशियल सिस्टम बनाया है, दूसरा फाइनेंशियल मार्केट्स, तीसरा जर्नल टॉपिक्स। फाइनेंशियल सिस्टम इज अबाउट द एंटिटीज दैट आर देयर इन आवर फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, तो कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर है, रिजर्व बैंक क्या करता है, बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं सिडबी, एग्जिम, नबार्ड, एनएचबी, नैफेड, ये क्या करते हैं। कोई ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में अगर रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं तो उसके बारे में पता होना चाहिए। बैंकिंग में आईटी कैसे यूज़ होती है, नॉन बैंकिंग सिस्टम क्या है, डिजिटल पेमेंट्स क्या है। तो ये हमारे फाइनेंशियल सिस्टम का थोड़ा क्रक्स हमें जानना है। फिर बारी आती है फाइनेंशियल मार्केट्स की, जहां से लोग पैसा सेव कर कर बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे बैंक्स पैसा लेकर लोन देते हैं, आप स्टॉक्स खरीदते हो तो कंपनीज को पैसा देते हो। तो ये फॉरेक्स मार्केट, मनी मार्केट, बॉन्ड मार्केट, इक्विटी मार्केट और इनमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। फिर कुछ रैंडम जनरल टॉपिक्स हैं जैसे कि फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, डेरिवेटिव्स, इंटरनेशनल बैंकिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन, कॉरपोरेट गवर्नेंस, यूनियन बजट। अकाउंटिंग के कुछ टॉपिक्स हैं जहां पे हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़नी है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो एंड रेशियो एनालिसिस, एंड लास्ट में इन्फ्लेशन। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे इसमें कोर फाइनेंस ज़्यादा है नहीं। कई बार होता है ना कि सर सीएफएस और एमबीएस पढ़ते हैं, वर्किंग कैपिटल, ये वो, कैपिटल बजटिंग, कुछ नहीं है, सिंपल फाइनेंस है जो कोई भी कर सकता है। एनीबॉडी कैन डू दिस। टाइम लगाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और बाकी जो करंट की बात रही, अगर ऑब्जेक्टिव पेपर में मैं बताऊं करंट में क्या आता है, 3 एरियाज आते हैं। एक तो आपका आ गया जी फाइनेंस करंट अफेयर्स में, मतलब आरबीआई के रेगुलेशंस, सेबी के रेगुलेशंस या कोई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की न्यूज़ है। ये प्रायोरिटी 1 है, इसमें से हर साल क्वेश्चन आते हैं जो मैंने फर्स्ट लाइन लिखी है। इसके अलावा कोई और डेवलपमेंट होती है फाइनेंशियल सेक्टर में जो कि हमारे फेज 2 के सिलेबस से रिलेटेड है, जैसे कि डिजिटल बैंकिंग, स्टॉक मार्केट, रिस्क मैनेजमेंट, वो भी पूछ लेते हैं, बट ऊपर वाला प्रायोरिटी 1 है जी। स्कीम्स अब छोड़ दीजिए, अभी नहीं पूछते हैं ये। फिर कुछ रिपोर्ट्स में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं, इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट बाय आरबीआई। फिर आरबीआई का एक एनुअल रिपोर्ट आता है, आरबीआई का करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट आता है, आरबीआई का ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस इन बैंकिंग इंडस्ट्री रिपोर्ट आता है। इसको मैं P3 बोलूंगा। लेकिन P1 अच्छे से कर लेना, ऑब्जेक्टिव पेपर में जो मैक्सिमम करंट अफेयर्स आएंगे वो आरबीआई या सेबी की रेगुलेशन से आएंगे, ये एरिया। और जो आपका डिस्क्रिप्टिव में करंट अफेयर्स आता है
वो या तो एडिटोरियल्स में जो आर्टिकल्स आते हैं वहां से पूछा जाता है, या जो रिपोर्ट्स मैंने अभी आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बताई इनसे पूछा जाता है। जैसे कि ये क्वेश्चन आया था, वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग, कहाँ से पूछा था? इकोनॉमिक टाइम्स में आर्टिकल आया है, वहां से पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो जब मैं बात करता हूँ एडिटोरियल्स, ये पढ़ना अच्छी बात है, जरूरी तो नहीं बोलूंगा, अच्छी बात है। जितना पढ़ोगे उतना आप एग्जाम में चीजों को पाओगे कि मैंने पढ़ी हुई हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, और जैसे मैंने ये रिपोर्ट्स बोली, इसमें मैंने बोला कि ये रिपोर्ट्स करनी है। अब यूनियन बजट में 2024 में ही क्वेश्चन पूछा गया था, 5 की डिजिटल इनिशिएटिव्स इंट्रोड्यूस्ड इन यूनियन बजट। यूनियन बजट सिलेबस में भी है, और मैंने तो रिपोर्ट्स में भी मेंशन किया है, और यहाँ से डायरेक्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। तो ये हमारा एफएम का सिलेबस हो गया। अब हम बात करेंगे ईएसआई के सिलेबस की। ईएसआई में सबसे अच्छी बात यह है कि स्टैटिक बहुत कम है, तो काफ़ी लोगों को डर होता है कि इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ेंगे, हो जाएगा, बहुत डेप्थ में नहीं चाहिए, करंट का वेटेज ज़्यादा है। ईएसआई 100 मार्क्स का है। अगर मैं इसको डिवाइड करूं ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव में तो 50-50 मार्क्स बनता है। ऑब्जेक्टिव में स्टैटिक का वेटेज ऑलमोस्ट जीरो हो गया है। अब मैंने 5 मार्क्स लिखे, ऑलमोस्ट जीरो हो गया है। डिस्क्रिप्टिव में ही ज़्यादा स्टैटिक पोर्शन पूछा जा रहा है। तो अगर मैं स्टैटिक के एंगल से देखूं तो ये सिलेबस आपकी नोटिफिकेशन में गिवन है, जिसको फर्स्ट 4 यूनिट्स में बांटा गया है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें तो दिस इज अबाउट मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ इन इंडिया, जीडीपी, एनएनपी, जीएनपी, पॉवर्टी एलिवेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, के कैसे पॉवर्टी कम कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, और एनवायरनमेंट इश्यूज को हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, जहां पे हम मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक सर्वे यूनियन बजट के बारे में पढ़ते हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, और पब्लिक फाइनेंस, पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में भी पढ़ते हैं। बट मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी, फाइनेंशियल मार्केट्स, ये काफ़ी हैं अगर आप इतना कर लें। ग्लोबलाइजेशन में हम ये पढ़ते हैं हाउ आर इकोनॉमी इज रिलेटेड टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी के बारे में। फिर इंटरनेशनल लेवल पे कौन से इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, जो काफ़ी वर्ल्ड इकोनॉमी में इन्वॉल्व हैं। रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन में हम पढ़ते हैं कि कैसे हम अपने पड़ोसी देशों से कॉपरेटिव, एक कॉपरेटिव स्टाइल में कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं। फिर सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया है, जिसमें हम डिफरेंट सोशल प्रॉब्लम्स जैसे अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, सोशल जस्टिस मतलब सोशल डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इश्यूज, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये हमारा स्टैटिक का सिलेबस हो गया है। इसमें जो देखिए इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो तो मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ मैं बोलूँगा, पॉवर्टी एलिवेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट थर्ड, मॉनेटरी पॉलिसी फोर्थ, फिस्कल पॉलिसी फिफ्थ, सिक्स्थ हो गया जी बैलेंस ऑफ पेमेंट, सेवन्थ हो गया इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, एंड एट्थ हो गया रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन। ये कर लो, काफ़ी है। बाकी चैप्टर्स आर जस्ट अ वेरी क्विक रीड, you can read them whenever you get time, but these are the core chapters. करंट की बात करूं तो स्टैटिक में 3 चीजें आएंगी जी, गवर्नमेंट स्कीम्स जो आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं, जैसा मैंने फेज 1 में बताया था, रिपोर्ट्स अगेन, इंडेक्सेस जो आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं, जेंडर इश्यूज, फाइनेंशियल इंक्लूजन, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, and the third is ESI current affairs which are related to your ESI syllabus and are different from schemes and reports. ये 3 एरिया से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये भी आपको फेज 2 से पहले 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। अगर ज़्यादा पढ़ सकते हो तो 8 मंथ्स तक पढ़ लो तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है जी। और बाकी जो ESI, हाँ ये तो मैंने सारा बता ही दिया आपको। और डिस्क्रिप्टिव में, हाँ जी, डिस्क्रिप्टिव में जो करंट अफेयर्स आते हैं उसके लिए अगेन या तो एडिटोरियल्स में से आएंगे जी, एडिटोरियल्स आपने हिंदू न्यूज़पेपर के पढ़ने हैं, या फिर रिपोर्ट्स में से आएंगे, जो मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ,
मैंने फेज 1 के लिए भी यही रिपोर्ट्स आपको बताई थी, इनमें से भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चन आया था आपका चैलेंजेस ऑफ यूथ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, तो ये रिपोर्ट थी विच इज रिलेटेड टू योर सिलेबस। एम्प्लॉयमेंट आपके सिलेबस में है ना, ये देखो। तो आपके सिलेबस से रिलेटेड थी, जो मैं बार बार कह रहा हूं, और इससे आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आया है। तो हमें रिपोर्ट्स और एडिटोरियल्स बहुत अच्छे से करने हैं। ये इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आया जी, विमेन लेड डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज, तो इकोनॉमिक सर्वे भी मैंने आपकी लिस्ट में डाला है। ठीक है जी। तो बहुत क्लियरली मैंने आपको डिटेल में सिलेबस बताया है। और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की बात करूं तो इसमें 3 चीज़ें आती हैं: एसे, प्रेसी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। प्रेसी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रैंडम कहीं से भी आ सकते हैं, जनरली न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में से आते हैं। ऐसे में 5 टॉपिक्स आते हैं, आपको एक करना होता है। 5 टॉपिक्स डिफरेंट डिफरेंट एरिया से आते हैं, जैसे कि एक टॉपिक इकोनॉमी, फाइनेंस और मैनेजमेंट में से आ गया, जैसे मेंटल हेल्थ आ गया, डीमोनेटाइजेशन आ गया। एक टॉपिक आपका टेक्नोलॉजी या इंटरनेट से रिलेटेड आ जाता है, जैसे रोल ऑफ सोशल मीडिया इन कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया एज अ बून और बेन, यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बैंकिंग। एक टॉपिक आपका सोशल इश्यूज से आ जाता है, जैसे ड्रग अब्यूज, विमेन एम्पावरमेंट, इलिटरेसी इन इंडिया, लैक ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। एक टॉपिक आपका अब्स्ट्रैक्ट रहता है जी, जैसे इफ़ यू लर्न यू रिमेन यंग, इफ़ यू डोंट लर्न यू बिकम ओल्ड। तो इस तरह से जो थोड़े एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स होते हैं, जिन पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, ओपन एंडेड मैं बोलूँगा, ऐसा एक टॉपिक आता है। तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का सिलेबस रहता है। इसमें सिलेबस ज़्यादा नहीं है, बट प्रैक्टिस हमें बहुत करनी है जी। तो ये पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया, सारे फेज़ 1 का भी, फेज़ 2 का भी। अगर आपको कोई भी डाउट है ना, तो आप इस नंबर पे कॉल करो और पूछो, हमारी टीम आपको पूरी हेल्प करेगी आपके डाउट्स के लिए। और हमारे कोर्सेज़ की बात करूँ तो हमारे बेसिकली मल्टीपल कोर्सेज़ हैं जी। आप हमारी वेबसाइट पे जाइए edutab.in, RBI ग्रेड बी कोर्सेज सेलेक्ट कीजिए, सिंगल के अंदर जाइए, यहाँ पे सबसे ऊपर है क्रैश कोर्स। अगर आप RBI 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और जल्दी प्रिपेयर करना चाहते हैं, ये क्रैश कोर्स है जिसमें 80+ लाइव क्लासेस हैं। 9 सितंबर से 16 अक्टूबर तक फेज़ 1 की क्लासेस हैं, 80 अराउंड, और उसके बाद फेज़ 2 की क्लासेस होंगी। इस पे 71% ऑफ है, कोड इज़ RBI 71। अगर आप लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो गोल्ड कोर्स है, जो फेज़ 1, 2 और इंटरव्यू के लिए कंप्लीट सोल्यूशन है, या सिल्वर कोर्स है जो सिर्फ फेज़ 2 और इंटरव्यू के लिए है। तो काफ़ी लोग जो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में अच्छे होते हैं वो सिल्वर कोर्स ले लेते हैं। बाकी कॉम्बो है। अगर आप RBI के साथ और भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, RBI रेडाई, RBI नबार्ड, RBI सेबी, तो ये आपके लिए कॉम्बो कोर्सेज हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।